हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओ माई मैथ्स पर। दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस की सीरीज का इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं लाइन इंटीग्रल के बारे में। अगर आज आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर ओ माई मैथ्स पर पहली बार लाइन इंटीग्रल का वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं आकर के, तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से आप उन चीजों को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल को। लाइन इंटीग्रल जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो समझ ले पहले लाइन इंटीग्रल एक्चुअली है क्या। अगर मैं ये कहूं कि ये कोई कर्व है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्क्राइब्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ए से बी तक डिस्क्राइब है। लाइन इंटीग्रल जब हम लोग सॉल्व करें तो एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इस कर्व की लेंथ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हमें ये दो पॉइंट गिवन है, तो यहां से लेकर ए से लेकर के बी तक इस कर्व की लेंथ कितनी है, लाइन इंटीग्रल हमें वो फाइंड आउट करके देता है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि लाइन इंटीग्रल निकाल तो रहे, कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ऐसे अगर आप सरफेस इंटीग्रल जब निकालते हो, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां हम एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल को। तो लाइन इंटीग्रल में आप जानते हैं ऐसे हम लोग नोटेशन होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी, ये दो पॉइंट होते हैं, एफ डॉट डी आर। एफ हमारा फंक्शनल वैल्यू होती है, फंक्शन दिया होता है, या फोर्स फील्ड दी होती है, और डी आर हम जानते हैं जैसे हमारा आर होता है पोजिशन वेक्टर, उसी से बनता है डी आर। चलिए देखते हैं कैसे कैसे इन चीजों को हमें सॉल्व करना है। अगर f को मैं ऐसा मान लूं, f1i, f2j, f3k, ये कोई फंक्शन वेक्टर का दिया हुआ है, और r हम लोग जानते हैं कि xi, yj, zk होता है। तो अगर dr निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dxi, dy और dzk। तो अब अगर f डॉट dr करते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, तो f1i प्लस f2j प्लस f3k, dxi, dyj एंड dzk। अब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ए टू बी, ए और बी बेसिकली वो दो पॉइंट है जो हमें लोअर और अपर लिमिट देंगे। सो एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, यानी अब आपको एफ वन वाले पार्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ टू वाले पार्ट को वाई के रिस्पेक्ट में, एफ थ्री वाले पार्ट को जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना, और वो पॉइंट आपको ए से बी पर मिल जाएंगे। एंड दैट इज योर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। इस तरीके से आप लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जितना सिंपल मैंने बता दिया, क्या सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं? जी नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं, जैसे व्हेन एक्स वाई जेड इज अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल टी। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स वाई जेड एक अलग कोई डिफरेंट वेरिएबल है टी, उसके फंक्शन होंगे। तब हम इसको कैसे करेंगे, या जिसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी हम कह सकते हैं, जब किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन होते हैं हमारे गिवन फंक्शन। तो ए से बी एफ डॉट डी आर होता है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एफ वन आई, एफ टू जे, एफ थ्री के, डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के, और डी टी और डी टी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एफ वन डी एक्स बाई डी टी, एफ टू डी वाई बाई डी टी, एफ थ्री डी जेड बाई डी टी, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, टी। और ये ए और बी जो आपके दिए थे, जो कि पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड थे, इनको भी हम फंक्शन ऑफ कन्वर्ट कर लेंगे टी के में, इनकी लिमिट भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, टी के फॉर्म में। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्टली dx अगर आपको दिया है एक्स वाई जेड टी में, तो आप डी आर जो है उसे ही वहां पर डी ऑफ टी, फिर डी ऑफ टी, इस तरीके से करके डी टी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल जो मैंने भी आपको बताया प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, हर टाइप का मैंने क्वेश्चंस भी लिया है यहाँ पर, और उसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन के थ्रू समझना। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर वेयर एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई एंड एक्स जे, एंड द कर्व सी इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 4 4। अब यहाँ पर आ गया एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर 3D में नहीं है, यहाँ 2D में, यानी कि आई और जे है सिर्फ। तो हमें डीएक्स में भी क्या, डी आर में भी क्या लेना होगा, डी एक्स आई डी वाई जे। ठीक है, डीजेड के लेने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर 3D में होगा तो वहां पर डीजेड के भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एफ डॉट डी आर लिखते हैं। एफ डॉट डी आर लिखा मैंने, एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई और जेड प्लस एक्स जे, और डी आर की डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब यहाँ पर आई डॉट आई जे डॉट जे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इस तरीके से आ गया। अभी आप कहोगे सर यहाँ पर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा जो वैल्यू हमें दी हुई है इसके हिसाब से। अब ये कैसे डिसाइड होगी,
देखो पहली बात तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x देने का मतलब क्या हो गया कि ये एक पैराबोला है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये हमारा क्या है, पैराबोला। पैराबोला मैंने लिख रखा है इसको, पैराबोला ऐसे ही बनेगा। वाई स्क्वायर अगर 4x है तो इस तरीके का ही पैराबोला बनता है। अब इसमें देखिए आपको एक पॉइंट तो दिया है 0,0 जो कि ओरिजिन हो गया, और दूसरा पॉइंट दिया है 4,4 जो कि सपोज यहाँ कहीं पड़ेगा। तो हमारा जो कर्व है जो हमें लेना है जिस कर्व को, वो इतना है कर्व, 0,0 से लेके 4,4 तक। यानी ये अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं तो यहाँ बना देता हूँ, ऐसे ये कर्व गया, ये पॉइंट 0,0 है और ये 4,4, यानी कि पूरे पैराबोला का नहीं निकालना है लेंथ, हमें यहां से और इस पॉइंट तक जो कर्व है इतनी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो बस इसको हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। एफ डॉट डी आर में dx भी है और dy भी है, ठीक है। तो जहां पर dy आप देख रहे हो, ठीक है, ये आप dx जहां पर देख रहे हो, यहाँ पर जो y है, तो हमें इससे यहाँ पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रखनी पड़ेगी, कर्व आपके लिए ये दिया हुआ है। और जहां पर x dy है, dy के साथ जहां पर भी x मिल रहा है वहां पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रखनी पड़ेगी, इसी कर्व से निकाल के। क्योंकि हमारे पास जब dy को इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास यहाँ y होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। और जब यहाँ x में कर रहे हैं तो हमारे पास x हो या फिर कांस्टेंट हो। जबकि y यहाँ पर फंक्शन वैल्यू है, x का फंक्शन है, और x फंक्शन ऑफ y है। तो इस तरीके से ऐसे नहीं कर सकते, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ देखो dx के फॉर्म में लिखा है, जब आप dx कर रहे हो तो x की वैल्यू 0 to 4 वेरी कर रही है, लिमिट हो गई, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है। तो y की जगह जहां पर भी y है वहां पर इससे इस वैल्यू से हम निकाल करके x की, y की वैल्यू x के टर्म्स में रख देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो y भी 0 से 4 जा रहा है। अब ये यहाँ पर कोइंसिडेंस है कि 0 से 4 जा रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जब डिवाइड में अगर x है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो इस x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रखनी पड़ेगी, जो कि इसी इक्वेशन से निकलेगी और वाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। अब अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं तो फिर बस नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। 0 से 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर रहा, वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दिया, 4x dx। प्लस मैंने इसको सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया है, 0 से 4, और x डिवाई था तो मैंने यहाँ पर कर दिया वाई स्क्वायर अपॉन 4 डिवाई। अब देखिए यहाँ पर dy है तो y ही है, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर भी x ही है। तो 0 से 4, 4x क्यूब dx प्लस 1/4 y क्यूब dy। अब सिर्फ इस इंटीग्रेशन को करना रह गया, जो कि आपको भी बड़े अच्छे से आता है। तो इसको इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट रख देनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4x⁴ अपॉन 4 ये प्लस आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा, इसका आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे तो 272 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल है कि कैसे लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पर अब अगले एग्जांपल्स जो आने वाले हैं उसमें आपको टी इंट्रोड्यूस करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे टी वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल रहा समझने के लिए। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन है, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर। यहाँ पर एफ की वैल्यू दी है एक्स वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे, एंड सी इज एन आर्क ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम 2,0 टू 4,12। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कर्व दे दिया है, और लाइन इंटीग्रल में जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ पे जाकर ही सॉल्व करें, ठीक है। आपको कोई कर्व बनाने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी। क्या है कि देखिए ये कर्व आपको समझ में आ गया, केवल x का वैल्यू y में कन्वर्जन करने के लिए और y का वैल्यू x में कन्वर्जन करने के लिए काम आता है। बाकी जो लिमिट है वो तो हमें यहाँ से मिल जाती है। अगर मैं इसको देखूं तो ये x1, ये y1, फिर ये x2 और ये y2। तो x1 यानी 2 से 4 x की लिमिट हो जाएगी, और 0 से 12 ये y की लिमिट हो जाएगी, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये समझ गए हम लोग कि हमें इसकी जरूरत क्या होती है कर्व की। ऊपर ही आपने देखा कैसे मैंने x को y में और y को x में कन्वर्ट किया है। चलिए करते हैं एफ डॉट डी आर। अगर आप करते हो यहाँ पर तो ऊपर जैसे आप करके आए तो एक्स वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये डी वाई के साथ में आएगा, राइट। इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, एक्स वाई डी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो यहाँ पर y है और यहाँ पर ये x है, यानी इन दोनों को हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है एक्स वाई से, और फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले dx को देखें, dx जब है तो x की लिमिट 2 से 4 जाएगी जैसे कि यहाँ पर दी हुई है,
और y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऐसे लिख लेने से ना कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब डिवाई आप करोगे तो y की लिमिट, डिवाई का मतलब क्या है, y वेरी कर रहा है, और y कितना वेरी कर रहा है, 0 से 12, 0 से 12 हो जाएगी। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको x की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, जो कि √y+4 या एक्स स्क्वायर की वैल्यू y+4, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। अब आपको क्या करना है, बस dx की लिमिट, dx जब आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो x की लिमिट है तो 2 से 4। x और y दो चीजें हैं यहाँ पर, x तो x रहेगा, और y के प्लेस पर आप क्या रखोगे, y²-4, सॉरी x²-4। और जब 0 से 12 आप कर रहे हो तो y+4, राइट। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y+4 प्लस y² जो कि पहले से दिया था, एंड dy। बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इतना ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। बाकी तो इंटीग्रेशन जो आप क्लास 12th में सीख के आ रहे हो, बस वही आपको करना रह जाता है। देखिए अब 2 से 4 ये हो जाएगा x³ - 4x, इसे सॉल्व करेंगे y² + y+4, ये 0 से 12 लिमिट रहेगी। इंटीग्रेट करेंगे x⁴/4 आ जाएगा, 2 से 4 लिमिट -4 x²/2, 2 से 4 लिमिट, प्लस y³ हो जाएगा y², तो y³/3, 0 से 12 लिमिट, प्लस y है तो y²/2, 0 से 12 लिमिट, प्लस 4 है तो 4y, 0 से 12 लिमिट। अब इन सब की लिमिट रख दीजिए, इन सबको सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व करके लाएंगे तो आंसर आपका 732 आ जाएगा। और ये चीज आप अपनी कॉपी पर घर पे इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। 732 इज द राइट आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। अब ये आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि एक्स वाई में ही क्वेश्चन है, अगर 3D में आएगा तो आप 3D में भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है f = xyi + x² + y²j। ठीक है, कुछ ऊपर ही ऐसा फंक्शन दिया है। इसके अलावा आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ f.dr where c is the rectangle in the xy plane bounded by lines y is equal to 2, x is equals to 4, y is equal to 10 and x is equals to 1। देखो अब मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया है, तो आपको तो नहीं समझ में आएगा कैसे बन रहा है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बन रहा है, तो आप सिंपल सी लाइनें ड्रॉ करो। अगर मैं आपसे कहूँ x = 1 लाइन क्या होगी, तो सपोज ये लाइन होगी x = 1 पे, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँ x = 4 लाइन क्या हो सकता है, ये लाइन हो x = 4। अगर मैं कहूँ y = 2 लाइन, तो ये करीब जा करके y = 2 लाइन हो गई। और फिर कहूँ y = 10, तो ये मान लीजिए y = 10 लाइन हो गई। तो आपने देखा ये जो रीजन बनेगा ये वो रेक्टेंगल बन रहा है जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है। फिर क्या है कि इन सबको रफ कर दो, तो यानी कि ये आपका, अगर मैं इसके पॉइंट निकालूं, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू क्या है 2। इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे तो y की वैल्यू अभी भी 2 है, और x की वैल्यू हो गई है 4, तो 4, 2। इस पॉइंट की बात करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 10 हो गई, x की वैल्यू 4 ही है, 4 से 10। जैसा कि आप ये देख रहे हो मैंने कैसे फॉर्मेशन किया, मैं ये बता रहा हूँ। और इस तरीके से ये 1 to 10 हो जाएगा। यानी ये रफली जो मैंने आपको बताया उसका फेयर वर्जन ये है। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। और लाइन इंटीग्रल में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है जहां पर एक रेक्टेंगल देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार में आप नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा। पहले अगर मैं कह दूं ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ठीक है। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं इस तरीके से, तो आपको पहले ए टू बी जाना पड़ेगा, फिर बी टू सी जाना पड़ेगा, फिर सी टू डी, और फिर डी टू ए, ऐसे आना पड़ेगा। एक बार में सिर्फ एक पोर्शन का ही लाइन इंटीग्रल का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले मैं ये ए बी सी डी को रफ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा फिगर है, ज्यादा यहाँ पर। हाँ अब देखिए मैंने C1 C2 C3 C4 दिया हुआ है, तो पर्टिकुलर कर्व पे हमें जाना पड़ेगा ऐसे में। और दो चीजें यहाँ ध्यान रखनी होती हैं, एक तो ये कि क्या वैल्यू वेरी कर रही है। सपोज x की वैल्यू वेरी कर रही है तो dx एग्जिस्ट करेगा। वेरी करने का मतलब मूव कर रही हो, इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, इसे कहते हैं वेरी करना। और ये देखना पड़ेगा दोनों में से क्या कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू वो लेनी होगी, जैसे y = अगर कहीं रखना है तो 2 कर्व C1 में, और dy लेंगे तो अगर y कांस्टेंट और dy क्या होगा 0 होगा। तो बस ये दो चीजें ध्यान रखनी। चलिए पहले कर्व C1 की बात करते हैं। C1 की जब आप बात करोगे तो देख रहे हो आप 1, 2 से 4, 2 तक वेरी हो रहा है, ठीक। ये दो पॉइंट दिए।
इसमें अगर हम देखें तो x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 4, यानी x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 to 4 वेरी कर रही है। लेकिन y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है, y हमारा कांस्टेंट है, ये देखिए 2 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, और y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है तो dy क्या होगा 0, और dx क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अभी इतना ही रखिए, सपोज इसको समझेंगे कैसे। अब ds एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो रहेगा, और क्योंकि dy 0 है तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, पूरा 0 हो गया। और जब यहाँ x y dx है तो y के प्लेस पे जो कांस्टेंट वैल्यू है 2, वो हम रख देंगे, यानी ये 2x हो जाएगा, और 0 से सॉरी 1 to 4 x की लिमिट है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेना है, राइट। तो ये सिंपल सा फंडा है। जैसा आपने कर्व C1 में किया है, ऐसे ही आपको कर्व C2 C3 C4 सब में लिख लेना है। मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पर आपको लिख के समझाने की कोशिश की है। अब जब C2 कर्व की तरफ चलेंगे, देखिए यहाँ पर 4 4 कांस्टेंट है, और 2 से 10 y वेरी कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 4 ये कांस्टेंट है, तो dx इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 2 से 10 की तरफ वेरी कर रही है, 2 से 10 की तरफ वेरी करें तो dy एग्जिस्ट करेगा। इन दैट केस ये वाला पोर्शन 0, बिकॉज ऑफ दैट कि dx 0 है, और यहां पर dy एग्जिस्ट करेगा, और x की वैल्यू आप क्या रख दोगे 4, तो 16 हो जाएगा, और dy को यानी कि y को 2 से 10 पे इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, ये कर्व C2 हो गया। ऐसे कर्व C3 को देखिए, जब आप कर्व C3 पे आ रहे हो तो फिर से देखो यहाँ पर y वाला पोर्शन क्या है, कांस्टेंट हो गया 10 10, x क्या हो रहा है 4 से 1 पे वेरी कर रहा है, तो जैसे जिस ऑर्डर में वेरी कर रहा हूं वैसे ही लिखना है। तो x क्या हो जाएगा 4 to 1 वेरी, dx एग्जिस्ट, y इज इक्वल 10 कांस्टेंट, dy इज इक्वल टू 0। और जब C4 कर्व पे आएंगे तो यहां देखेंगे कि एक बार फिर से x कांस्टेंट हो रहा है 1 1, और y वेरी कर रहा है 10 से 2, तो x इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट, तो dx इज इक्वल टू 0, एंड y टेंस टू 10 to 2 वेरी कर रहा है, dy एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब ये सारा लिख लिया है आपने तो बस एक साथ यहां पर लिख दीजिए, मैंने जैसे यहां पर सॉल्व किया है। एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू C1 एफ डॉट डी आर प्लस C2 एफ डॉट डी आर प्लस C3 एफ डॉट डी आर प्लस C4 एफ डॉट डी आर। और यहाँ मैंने एक साथ देखिए आपको कैलकुलेट किया है। C1 ये C1 कर्व के लिए है, ये C2 कर्व के लिए है, ये C3 के लिए, और ये C4 के लिए। पहले C1 के लिए देखते हैं। एक्स वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। C1 में आपको भी मैंने ऊपर बताया कि x वेरी कर रहा था 1 से 4 के लिए, और y की वैल्यू क्या थी 2, तो 2x, यानी यहाँ पर मैंने y के लिए 2 रख दी, 2x dx। dy क्या था 0, तो इंटू 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या चला जाएगा 0। इसको मैं और क्लियरली लिख देता हूँ 0, है ना। तो ये पूरा पोर्शन 0, तो ये 1 से 4 2x dx, आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 4 रखोगे 15 आ जाएगा सॉल्व करने में। अब जब C2 कर्व की तरफ चलेंगे तो यहां पर देखिए क्या है। C2 कर्व में भी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, रुकिए मैं यहाँ पर इसको और अच्छे से कर दूं, आपके लिख देता हूं। C1 y इज इक्वल्स टू 2 एंड dy इज इक्वल्स टू 0। x की तो समझ में आ ही जाएगी, है ना, जो 0 हो रहा है उसे समझ लेते हैं। C2 में आप देख रहे हो कि C2 में क्या हो रहा था, x इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्ट, x इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट था, x इज इक्वल्स टू 4 ये कांस्टेंट था, तो dx इज इक्वल्स टू 0। तो dx 0 हो गया तो इंटू 0, और यहाँ पर y 2 से 10 वेरी कर रहा है, x की वैल्यू 4 यानी 16, 16 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। C3 में जब जाएंगे तो C3 में एक बार फिर से y वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो dy क्या हो जाएगा 0। तो भाई फिर से ये 0 हो गया, और ये 4 से 1 वेरी कर रहा है, 10x dx, y की वैल्यू 10 रख दी, इसे इंटीग्रेट कर लिया। और ऐसे ही जब C4 में गए हम लोग, तो C4 में क्या हो रहा है कि x की वैल्यू अब क्या हो रही है 1, और कांस्टेंट हो रही है, 1 का मतलब कांस्टेंट, तो dx इज इक्वल टू 0। तो एक बार फिर से इस वाले पोर्शन को 0 किया, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी और 10 से 2 में इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन आपको आता है, इन चारों पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट के ऑर्डर को ध्यान रखते हुए ही काम करना है, जैसे यहाँ 2 से 10 है और यहाँ पर 10 से 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 से 10 है और यहाँ पर 10 से 2 है, यानी अपर लिमिट यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है। तो ये नहीं कि आप चेंज कर देंगे, लिमिट में ऑर्डर नहीं चेंज करते हैं।
इन सबको जब आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके एक साथ सबका सम करोगे, क्योंकि इन सबका क्या करना है, हमें सम करना है, तभी तो पूरा एफ डॉट डी आर फाइंड आउट हो पाएगा पूरे कर्व के लिए। और जब सॉल्व करके आओगे आंसर तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, मेथड मैंने क्लियर किया आपको, आप कैलकुलेशन अपना घर पे भी यहाँ भी मैंने कर रखी, इसको देखते हुए भी आप समझ के घर पे कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। और ये लाइन इंटीग्रल में सबसे टफेस्ट या लेंदी क्वेश्चन होता है, टाइम भी टेकिंग होता है और सोल्यूशन भी करना पड़ता है, थोड़ी सी भी मिस्टेक कहीं हो गई तो पूरा क्वेश्चन चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे एक अलग क्वेश्चन को, एफ डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एफ इज इक्वल टू दिस एंड सी इज द आर्क ऑफ द कर्व, एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कॉस टी आई साइन टी जे एंड टी के। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और फ्रॉम टी की वैल्यू दी है, फ्रॉम टी 0 इज इक्वल टू 2 यानी टी की लिमिट दे दी है, आर की वैल्यू टी के फॉर्म में दी और एफ की वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में दी। तो हमें एक सभी को एक में करना होगा। जैसे कैसे करेंगे, आर की वैल्यू दी है कॉस टी आई साइन टी जे और टी के। अगर मैं इसे नॉर्मल पोजीशन वेक्टर से कंपेयर कर दूं एक्स आई वाई जे और जेड के से, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी कॉस टी, वाई की वैल्यू साइन टी और जेड की वैल्यू टी। साथ ही साथ इस आर को अगर डी आर बाई डी टी करें, क्योंकि टी के फॉर्म में है तो डी आर बाई डी टी करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी कर लिया, माइनस साइन टी आई कॉस टी जे प्लस के। ठीक, अब एफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है, जेड आई एक्स जे और वाई के था, तो टी आई कॉस टी जे एंड साइन टी के हो जाएगा। राइट, अब इसके बाद बचा क्या, एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू टी, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू टी, टी की लिमिट 0 से 2 पाई आपको पता है, तो भाई 0 से 2 पाई लिख दिया, टी आई कॉस टी जे और साइन टी के ये आपके सामने एफ है, और डी आर बाई डी टी ऊपर निकाला उसे रख दीजिए और डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। ये टी साइन टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी 0 से 2 पाई आपका ये आ जाएगा, 0 से 2 पाई पे आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अब रहेगी यहाँ पे जो बात रहेगी वो नॉर्मल इंटीग्रेशन की रहेगी, इंटीग्रेशन के जो भी रूल आपने 12th क्लास में सीख रखे हैं उन्हीं को करना है। यानी यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का लगाना है आइलेट फॉर्म, कॉस स्क्वायर के लिए कॉस टू टी वाले फॉर्मूलो को यूज करना है, साइन टी का नॉर्मली आप कर सकते हैं, इजी होता है, कॉस की होता है माइनस का। तो मैंने यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है, वो आप खुद से करेंगे, 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई ये लिख दिया और इसको सॉल्व करने पे आंसर लिखा है 3 पाई। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 3 पाई आएगा। आंसर से ज्यादा यहाँ पर मेन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि कैसे जब हमारा एक फंक्शन जो एफ दिया हुआ वो एक्स वाई और जेड में है, आर टी के फॉर्म में है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल आप नहीं कर सकते। मींस अगर एफ आपका टी में दिया और आर आपका एक्स वाई जेड में दिया तो नहीं ऐसा कंपेयर कर सकते, क्योंकि आर के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक्स आई वाई जे जेड के, एफ हर एक फंक्शन हर एक कर्व के लिए अलग अलग हो सकता है, तो वहां कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास। तो आर से एफ तक पहुंच सकते हैं टी में कन्वर्ट करने के लिए एफ को, लेकिन अगर एफ टी में दिया है तो उससे आर तक नहीं पहुंचना कभी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप टी वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हें भी करना सीख सकते हैं, उनका भी प्रैक्टिस आपका इस तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है वर्क डन के लिए, क्योंकि एफ डॉट डी आर में कई बार वेक्टर कैलकुलस में क्वेश्चन आता है फाइंड द वर्क डन। जब वर्क डन की बात करता है तब भी हमें एफ डॉट डी आर ही करना होता है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने करने मिलेंगी, एक तो वर्क डन का मतलब है कि एफ डॉट डी आर ही निकालना है, दूसरा एक्स वाई जेड की वैल्यू अब टी के फॉर्म में ही दी है, तो जब टी के फॉर्म में दी है तो आप आर भी जनरेट कर लेंगे और एफ जो आपका 3xy ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू रख के इसे भी t के फॉर्म में कर लेंगे। So find the total work done in moving a particle in a field of force given by F is equal to 3xy minus 5zj plus 10xk along the curve x is equals to t square plus 1, y is equals to 2t square and z is equals to t क्यूब, और t की लिमिट दी हुई है 1 to 2। ठीक है, अभी नीचे करूंगा स्क्रॉल करूंगा तो आपको दिख जाएगा। खैर, सबसे बड़ा काम तो है एफ डॉट डी आर, और क्योंकि सभी को टी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एफ को भी चेंज करना है टी को भी चेंज करना है, तो या तो आप इस काम को सेपरेटली कर लीजिए या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। सेपरेट जैसे मैंने ऊपर किया था इसके पहले के क्वेश्चन में, और अलग अलग कैसे करना वो इसमें कर ही रहा हूँ। तो एफ डॉट डी आर में देखिए, पहले लिख लीजिए इसको,
एफ डॉट डी आर करेंगे तो आएगा 3xy dx माइनस 5z dy प्लस 10x dz। समझ गए होंगे आप क्या करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है, एक्स की वैल्यू और dx की वैल्यू, एक्स वाई और dx की, यहाँ पर z dy की और x dz की। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये dx dy dz कैसे निकलना है, सिंपल सी बात है यार। x की वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 ये गिवन है, और dx निकालोगे तो क्या आएगा 2t dt, बस यही रख देनी है। y की वैल्यू 2t स्क्वायर तो dy की 4t dt, z की वैल्यू t क्यूब तो dz की 3t स्क्वायर dt। इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुट अप कर दे, यानी कि एफ डॉट डी आर की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 1 2t y की वैल्यू, और फिर 2t dt dx की वैल्यू। फिर इसी तरीके से माइनस 5z की वैल्यू t क्यूब और dy की 4t dt प्लस 10t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dz की वैल्यू 3t स्क्वायर dt। इन सबको अगर आप सॉल्व कर लो तो आपका ओवरऑल कैलकुलेशन आ जाएगा इस तरीके से 12t⁵ माइनस 10t⁴ प्लस 12t⁵ एंड माइनस 30t² dt। यहां से आपको इस जगह तक पहुंचना टफ नहीं है, कॉपी पर कैलकुलेशन करिए, इजीली आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेथड सिखाना एक काम होता है टीचर का, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लेंगे। अब एफ डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास टी के फॉर्म में ओवरऑल ये आ गई, मैंने यहाँ पर रख दिया, और टी की वैल्यू 1 से 2 इंटीग्रेट करने को कह रखा था। तो बस अब नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है और उसे कर देना है। टी की पावर 6/6, टी की पावर 5/5, टी की पावर 4/4 और टी की पावर 3/3, बाकी 30 12 10 ये जैसे भी लिखें, जिस साइन के साथ वैसे लिखें। इनकी लिमिट लेंगे हम लोग 1 से 2, और सॉल्व करने पर आपका 303 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे लाइन इंटीग्रल के, जितने भी टाइप के, वो मैंने कोशिश की आपको इस वीडियो में समझाने की। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो इन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तो आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपनी कॉपी पर इन्हें खुद के अपने माइंड में आप क्लियरली ये सेपरेशन करते हुए कि क्या कब होगा तो आप कौन सा अप्लाई करोगे रूल, तो ये बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो ओ माई मैथ्स आज की क्लास आपकी यहीं तक। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाइन इंटीग्रल के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में रहेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही ओ माई मैथ्स के साथ बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।